नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन बजट सत्र के दूसरे दिन से ज्यादा चर्चा आज राजस्थान की राजनीति में बाबा किरोड़ी के इस्तीफे की चल रही थी। आखिरकार रघुकुल की रीत, रामायण की वो चौपाई, और उस चौपाई में जो बात कही गई है कि प्राण जाए वचन न जाए, यही रघुकुल की रीत है। उस रीत को निभा दिया, उस वचन को निभा दिया है बाबा किरोड़ी लाल ने। इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा देते ही मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया और दो अन्य मंत्रियों को उनका कामकाज सौंप दिया है, यानी अधिकृत कर दिया है। जो मंत्रालय किरोड़ी लाल मीणा साहब के पास थे, उन मंत्रालय के कामकाज अब दूसरे मंत्री जो हैं वो देखेंगे। खैर, इस इस्तीफे के बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल भजनलाल सरकार पर भी हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अंदर खाने मुख्यमंत्री भजनलाल और भजनलाल सरकार को कमजोर करने की एक साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल यह भी है कि आगे किरोड़ी लाल मीणा साहब क्या करेंगे, और सवाल वसुंधरा राजे को लेकर भी है कि अब वसुंधरा राजे का गेम प्लान क्या होगा। थोड़ा समझते हैं इनसाइड स्टोरी में आखिर राजस्थान की सियासत में चल क्या रहा है। देखिए, यूं तो इस वादे को निभाने की बात बहुत पहले कर दी थी। किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कहा था कि अगर वो 7 सीटें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी थी किरोड़ी लाल मीणा साहब को, उन 7 सीटों पर अगर जीत नहीं दिला पाए तो इस्तीफा दे देंगे। 4 जून को नतीजे आए थे, आपको याद होगा, और आज 4 जुलाई है, यानी पूरा 1 महीना लगा रघुकुल की उस रीत को निभाने में, उस वचन को निभाने में, जहां प्राण से ऊपर वचन को तरजीह दी जाती है। अब आखिरकार वचन तो निभा गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 1 महीने का वक्त क्यों लगा? क्या इस बीच किसी सेटिंग में लगे थे क्या किरोड़ी लाल मीणा साहब? क्या वो ये सोच रहे थे कि मन मुताबिक विभाग नहीं मिला, लेकिन थोड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए उप मुख्यमंत्री पद तो आखिर हासिल कर ही लूंगा? इस तरह की चर्चाएं थी अंदर खाने की किरोड़ी लाल मीणा साहब उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसी जुगत में हैं। और देखिए, 2 दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे थे। आज इस्तीफा दिया, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात कर चुके थे किरोड़ी लाल मीणा साहब, और खबर यह आई थी कि इस्तीफा तो पहले ही सौंप दिया गया था, लेकिन पूरा जो फैसला था, चाहे किरोड़ी लाल मीणा साहब की प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर हो, उनकी मांगों को लेकर हो, या फिर उनके इस्तीफे पर फैसले को लेकर हो, यह सब कुछ दिल्ली से तय होना था। अब दिल्ली में वो राम सेतु बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आलाकमान तक जाएं, अपनी बात रखें और कुछ ना कुछ हासिल करके लौटें। ऐसा हो नहीं पाया। जयपुर लौटे किरोड़ी लाल मीणा तो खाली हाथ। अब खाली हाथ आए और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद वो ये तो कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री से, सरकार से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि देखिए किस तरीके से जब आरएएस की परीक्षा स्थगित करने का मुद्दा मैंने उठाया, तब सरकार ये जागी और वो परीक्षा स्थगित की गई। साथ ही ये भी बताया कि हॉर्टिकल्चर की जमीन किस तरीके से कौड़ियों के भाव बेची जा रही थी, सरकार का ध्यान मैंने उस तरफ आकर्षित किया, तब जाकर उस पर जांच और आगे की कार्रवाई चल रही है। यानी कि वापस पब्लिक में लौटने का इशारा कर दिया है, जनता के बीच जनता के मुद्दों को उठाने का इशारा कर दिया है। इससे साफ है कि आने वाले समय में किरोड़ी लाल मीणा ठीक उसी तरीके से अपनी भूमिका निभाते नजर आएंगे जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए सड़कों पर थे, और कांग्रेस में सचिन पायलट सरकार में ना सही, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार थी और अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते नजर आते थे। अब क्या उस तरह की एक पिक्चर भी हम देखेंगे? क्योंकि पूरी तस्वीर लगभग, या यूं कहें कि पूरे समीकरण आकर वहीं बैठते हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा साहब के पास हाथ में कुछ है नहीं, आलाकमान से भी कुछ मिल नहीं पाया,
और वचन तो निभाना मजबूरी थी, जब हाथ में कुछ नहीं तो करे क्या। अब सवाल ये भी है, अब देखिए एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान बीजेपी जिसको लेकर भजनलाल सरकार, खासतौर पर भी भजनलाल सरकार को लेकर विपक्ष कहता है कि देखिए पर्ची की सरकार है, इस सरकार की पूरी ताकत दिल्ली में केंद्रित है, पर्चियों से फैसले होते हैं। आज भी किरोड़ीलाल मीणा साहब के फैसले को लेकर डोटासरा साहब कह रहे हैं कि देखिए अभी तो ये शुरुआत है और अब नई पर्ची आने वाली है जिसमें नए मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। यानी क्या भजनलाल सरकार पर भी कोई खतरा है? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बजट सत्र का दूसरा दिन आज था और इस बजट सत्र के दूसरे दिन में खास क्या था? देखिए विधानसभा में 148 कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए गए। अब कितने पास होंगे, कितने टेबल होंगे, वो सब विधानसभा स्पीकर पर तय, उनके विवेक पर तय होता है। नियम कायदे कानून के तहत वो कितने ध्यान आकर्षण प्रस्तावों को टेबल कर पाएंगे। लेकिन इन 148 में से 80 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी और के नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों के ही थे। वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सवाल आखिर सदन में क्यों? क्या पार्टी फोरम में इन सवालों को जगह नहीं मिल पाई? क्या इसको लेकर कोई मजबूरी थी या फिर सोची समझी रणनीति के तहत ये सवाल पार्टी फोरम पर नहीं सरकार स्तर पर उठाए गए हैं? और सवाल कैसे? सवाल बजरी माफिया से जुड़े हुए, सवाल पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में फर्जी आधार कार्ड बनाने जैसे, सवाल वो भी कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना सरकार चला रही है उसका फायदा दूसरे स्टेट में क्यों नहीं मिलता, जिसमें यह बताया गया सवाल में कि पहली की सरकार यानी गहलोत सरकार में जो स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी योजना के नाम से चलाई जा रही थी उसमें बीमा का जो इस योजना का लाभ जो है दूसरे राज्यों में भी दिया जाता था। यानी कि अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने जैसे तमाम सवाल इन ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए आगे किए गए। क्या इन सवालों के पीछे, इन प्रस्तावों के पीछे किसी तरह का कोई इशारा, कोई संकेत था क्या? क्या अंदर खाने मुख्यमंत्री भजनलाल को कमजोर करने की कोशिश हो रही है क्या? और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए चुनौती भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्तियों के नेता को किनारे करते हुए, उनको साइडलाइन करते हुए और राजस्थान की सरकार की ताकत को केंद्रित करते हुए दिल्ली लाए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और वहां पर अपने मन मुताबिक मुख्यमंत्री का चयन किया। अब क्या भजनलाल शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पा रहे क्या, जिसका सीधा फायदा अब राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता उठाते दिखाई देंगे क्या? अब देखिए शुरुआत से अगर करें, राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को मैंडेट मिला, बीजेपी ने सरकार बनाई, भजनलाल मुख्यमंत्री बने और इसके ठीक बाद जब उपचुनाव करणपुर सीट पर हुआ तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को प्रत्याशी रहते हुए मंत्री बना दिया गया। कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी। और यह फैसला भी दिल्ली से हुआ था, जो जानकारी मिल रही थी ताकि चुनावों में उसका जो उपचुनाव है उसमें उसका थोड़ा फायदा मिल सके। लेकिन करणपुर में उपचुनाव में इस तरह की तस्वीर सामने आई कि प्रत्याशी जो मंत्री बन चुके थे वो चुनाव हार गए, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये केवल सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के लिए नहीं बल्कि पूरी बीजेपी के लिए किरकिरी कराने वाली वजह बन गई, फजीयत हो गई। पहला झटका लगा। उसके बाद देखिए अब वित्त मंत्री, प्रदेश की वित्त मंत्री, वो ये कह रही थी कि 3 महीने सरकार को कामकाज का मौका तक नहीं मिल पाया। यानी कामकाज को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। उस पैमाने पर भी ये सरकार उतनी खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। लोकसभा में सबसे बड़ा झटका पार्टी को लगा। एक उम्मीद जो शीर्ष नेतृत्व को थी, पार्टी को थी कि इस राजस्थान में जिस तरीके से 2014 और 19 में क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए भजनलाल साहब एक उसी तरह की जीत दिलाएंगे। लेकिन 11 सीटों का बड़ा झटका लगा। तो उस उम्मीद पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल केंद्र की
उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। तो ये तो वो सवाल हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि विश्वास जीतने में उतना कामयाब मुख्यमंत्री भजनलाल हो नहीं पाए हैं। अभी एक विश्वास की डोर तो टूट रही है, सामने उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा साहब का इस्तीफा हो चुका है। अब आगे की सियासत चलेगी कैसे? किरोड़ीलाल मीणा साहब जनता के मुद्दे उठाएंगे, लाजमी हैं, और उसमें सरकार असहज महसूस करेगी। हो सकता है कि इसका नुकसान भी आने वाले समय में बीजेपी को उठाना पड़े चुनावी तौर पर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिन विधायकों ने बड़े पैमाने पर सवाल सदन में रखे या केवल अभी उनको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में शामिल किया है, भले वो टेबल अभी नहीं हो पाए हों, क्या उनको भी किसी तरह का इशारा दिया जा रहा है कि कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी कर दी जाए राजस्थान में कि एक नई पर्ची केंद्र को भेजनी पड़े और नया नेतृत्व चुनना पड़े? अब खैर, किरोड़ीलाल मीणा साहब ने तो अपना टेक ले लिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनकी तरफ से स्थिति साफ हो गई है। देखना यह होगा कि अब वसुंधरा राजे भी क्या इस स्थिति को भांपते हुए अब अपने तेवर दिखाएंगी और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेगी क्या? क्योंकि एक बड़ी चुनौती उपचुनाव के तौर पर सामने है। डोटासरा साहब तो कह रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कि अभी तो शुरुआत हुई है। जितना अपमान किरोड़ीलाल मीणा साहब का हुआ, अभी इस तरह के कुंठित लोग बीजेपी में और कई हैं, एक एक करके इस्तीफा देंगे। एक तरीके से डोटासरा साहब ने तो किरोड़ीलाल मीणा साहब को इनवाइट तक कर दिया। अगर आप उनकी बाइट सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे लोगों का तो पार्टी सम्मान करती आई है। खैर, अब कुल मिलाकर सवाल यह है कि वसुंधरा राजे क्या करने वाली हैं, किरोड़ीलाल मीणा साहब का रुख कैसा होगा सरकार से बाहर हो जाने के बाद? सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं? और अगर संभाल नहीं पा रहे हैं तो क्या उस पद को लेकर भी पार्टी विचार करेगी? क्या उधर भी किसी तरह का कोई बदलाव होगा, या पार्टी की एक कोशिश, क्योंकि इस्तीफे के समय तो किरोड़ीलाल मीणा साहब को उनको बनाने की कोई जुगत या कोई कवायद देखी नहीं गई, लेकिन इसके बाद क्या पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा साहब को मनाने के लिए आगे आएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। तो इस तरह के कई सवाल को जन्म दिया है किरोड़ीलाल मीणा साहब के इस्तीफे ने, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भजनलाल सरकार असहज होगी, और इस असहजता में क्या ये सरकार डगमगा भी सकती है क्या? इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी राजस्थान की सियासत, किरोड़ीलाल साहब के इस्तीफे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।